इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 9th ऑफ 1872। पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्पेसिफिकली इसका जो प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल हमें बताता है कि किसी भी पार्ट को, पार्ट होगा कोई, उसको क्या करेगा, ये दूसरा इसको डिफाइन करेगा। क्या करेगा? डिफाइन करेगा। और तीसरा क्या करेगा, इसको उसको अमेंड करेगा। क्या करेगा? अमेंड। अब कोई पार्ट होगा, ठीक है, पार्ट किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट होगा जिसको ये डिफाइन करेगा या फिर अमेंड करेगा, जैसी ज़रूरत होगी वैसा उसको ये करेगा। ठीक है, अभी देखो हमको सीधा सीधा पता है कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, ये पास हुआ था 9th नंबर पे। ठीक है, यानी कि 1872 में हमारे कितने सब्जेक्ट हुए थे? 1872 में हमारा ये 9th सब्जेक्ट था, 9th सब्जेक्ट था। इससे पहले हमारे 8 सब्जेक्ट जो थे वो पास हो चुके थे, मतलब कि इससे पहले हमारे 8 कानून बन चुके थे 1872 के। ठीक है, तो अभी हम एक काम करेंगे, इसको अब हम सीधा सीधा देखेंगे कि क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे सिविल मैटर को कंसीडर करता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे इश्यूज को डील करता है। ठीक है, हम इसको पहले समझने के लिए क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज H में। ठीक है, 2H हमारा बताता है एग्रीमेंट होगा प्लस इन्फोर्सिबिलिटी होगी, इन्फोर्सिबिलिटी होगी। ठीक है, एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सिबिलिटी आएगी। ठीक है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि हम पहला पार्ट देखेंगे एग्रीमेंट, दूसरा पार्ट हमारा होगा इन्फोर्सिबिलिटी का। अब देखो हमको इन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, हमको इसको समझना होगा, एग्रीमेंट को समझने के लिए क्या करना होगा, हमको कम से कम 2 पार्टी होंगी, पार्टी 1, पार्टी 2। ठीक है, A, B। ठीक है, 2 पार्टी हैं, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट कब होगा? मान लो इसने ऑफर किया, क्या किया, कोई ऑफर किया, और बी ने क्या किया, सेम टाइम पे सेम प्लेस पे इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो जब ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट। अब देखो एग्रीमेंट निकल के आएगा। ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं, कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसे में हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कोट होता है, एक लाइन होती है जिसमें लिखा होता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इक्वल टू एग्रीमेंट्स। but all agreements are not contract, क्यों कहा गया ये बात? क्योंकि सीधी सीधी बात है कि देखो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारे एग्रीमेंट तो हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताता क्या है, एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, उसके साथ इन्फोर्सिबिलिटी भी है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि सारे एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सिबिलिटी तो नहीं आ सकती है। जैसे कि ए हैं और बी हैं, 2 दोस्त हैं, ए ने बी को ऑफर किया आज तुम मेरे घर आना, हम साथ में डिनर करेंगे। ठीक, बी ने कह दिया हाँ बिल्कुल आएंगे, ज़रूर आएंगे, डन कर लिया।
अब क्या हुआ, बी को कोई काम पड़ गया, बी नहीं आ पाया। अब ए ने बहुत इंतज़ाम किया, खर्चा किया और उसके बाद सारा इंतज़ाम करके खाना वाना पकवाया। अब बी वहाँ पे पहुँचा नहीं तो ए का नुकसान हो गया। तो क्या इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था? हाँ हुआ था, ऑफ कोर्स हुआ था एग्रीमेंट। लेकिन क्या अब ये ए बी को अपने नुकसान के लिए कंपेल कर सकता है? क्या कोर्ट तक ले जा सकता है? क्या बी के खिलाफ कोई मुकदमा कर सकता है? वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट क्योंकि इनके साथ कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, ये कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं थे, समझ रहे हैं? ये रिटन एग्रीमेंट नहीं था, ये नॉर्मल एग्रीमेंट था। सिंपल सी बात है, आप समझ आया ना? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है, होता है, हो नहीं सकता, होता है, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ओके, अब जैसे कि हमने बताया था एग्रीमेंट होगा, उसके साथ होगी इन्फोर्सिबिलिटी। ये इन्फोर्सिबिलिटी हमने बताया था, ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इनको और इनको समझने के लिए हमको क्या करना होगा? इन दोनों को समझने के लिए हमें पहले एग्रीमेंट समझना होगा, जिसके लिए हमको क्या करना होगा? पहले ऑफर, इसको देखो एग्रीमेंट बनता कैसे है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये हमारा डिफाइन है 2E में, ठीक है। ये हमारा डिफाइन है 2A में, ये हमारा डिफाइन है 2B में, ठीक है। अब देखो ऑफर क्या होगा? ऑफर वो चीज़ होगी जिसमें देखो कहता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। कुछ करने के लिए इन द सेंस कि वो कोई चीज़ बेचना चाहता है या कोई चीज़ नहीं बेचना चाहता है, ठीक है। सामने वाले की इच्छा, सामने वाले की सहमति प्राप्त करने के लिए वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है, वो ऑफर हो गया। और सामने वाला जब उसकी इच्छा पर अपनी सहमति दे देता है तो वह एक्सेप्टेंस हो जाता है, या उसको मना कर देता है, वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है, ठीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनते हैं प्रॉमिस। क्या बनते हैं? प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस हमारा डिफाइन है इसी में, मतलब 2C डिफाइन करता है हमारा प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों को डिफाइन करता है, तो इसलिए हम इसको प्रॉमिसी कह सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब इन दोनों, ये दो तो हो गए, एग्रीमेंट तो हो गया, अब इनको इन्फोर्सिबिलिटी इनके साथ कैसे आएगा? ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी इनके साथ तब आएगी जब इसमें जुड़ेगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमारा डिफाइन है 2D में, ठीक है। 2D में हमारा कंसिडरेशन डिफाइन है। अब देखो कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल। अब देखो कोई बंदा है, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ठीक है, ए है, वो बी को कह रहे हैं कि भाई मेरे पास एक कार है, ठीक है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, तुम खरीदोगे 1 लाख रुपए में? रुपीज़ 1 लाख में। अब ये बोल दिया 1 लाख में मैं, एक कार है मेरे पास, मैं बेचना चाहता हूँ, क्या खरीदोगे? अब अगर यहीं पे ये कह देता है कि हाँ भाई ठीक है, ओके डन, मैं खरीदूँगा। अब जैसे ही इसने ओके कह दिया, ठीक है मैं खरीदूँगा, तो देखो इसको, इसके लिए कंसिडरेशन क्या होगा? 1 लाख रुपए। इसके लिए कंसिडरेशन क्या होगा? कार, ठीक है। अब दोनों के लिए प्रतिफल कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसको एक लैटिन वर्ड है इसके लिए, जिसमें लिखा हुआ है कंसेंसस एट एडम। कंसेंसस एट एडम, इसका मतलब होता है कि बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए दोनों लोगों को, एक को नहीं, दोनों को कुछ ना कुछ बदले में मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम ये चीज़ तो देख ही चुके हैं। अब इसके लिए देखो, अब हम सीधी सी बात है, इन्फोर्सिबिलिटी को सही मायने में समझने के लिए हमें समझना होगा सेक्शन 10, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखो हमें इन्फोर्सिबिलिटी समझने के लिए सेक्शन 10 समझना होगा। सेक्शन 10 क्या बताता है? सेक्शन 10 कहता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किन एग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, किस किस करार को हम संविदा कहेंगे, ठीक है, किस किस करार को हम संविदा कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसके कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वहाँ पे 2 पार्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 पार्टीज। ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता होता है, ये कॉमन सी बात है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। तो 2 पार्टीज हो गई, ठीक है।
अब वहाँ पे दो पार्टी हो गई है, उन दोनों के बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसके साथ लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि वो ऐसा प्रतिफल होना चाहिए जो कानूनन सही हो, ठीक है, कानून की नज़र में गलत नहीं हो। जैसे कि अब मान लीजिए ए ने बी से कहा कि भाई देखो मेरे पास 250 ग्राम अफीम है, तुम बेच दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तो क्या कानून की नज़र में हमारे इंडियन लॉज जो हैं वो क्या ये अलाउ करते हैं कि इंडिया में ड्रग्स बेचना अलाउ है? नहीं है। जो चीज़ इलीगल है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उसके लिए कंसिडरेशन पे करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट किस पर्पज से कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का, क्या सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर मान लीजिए मैंने अफीम बेचने के लिए ही एक कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके साथ, या मर्डर करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, या फिर किसी का इलीगली बिल्डिंग तोड़वाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द आइज ऑफ लॉस। ओके, तो जब कानून की नज़र में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकृत नहीं है, तो हम उन चीज़ों को क्यों करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अगला हम देखेंगे कि कोई भी कानून जो है किसी कानून के द्वारा उससे प्रोहिबिट ना किया गया है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, डिक्लेयर्ड वाइड, ठीक है। अब वो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको सरकार ने, जिसको कानून हमारा मना करता है कि इसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। जैसे कि कोई इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर कोई अक्यूज्ड पर्सन, अक्यूज्ड तो वो होता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हो, लेकिन जो साबित हो जाए, ठीक है, उसको कोई मुजरिम हो, ठीक है, कोई जेल में बंदा हो, तो उसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखा गया है, इन सब चीज़ों को जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा इसको अलाउ करता है, और किसी माइनर के साथ आप नहीं करोगे, वो शुड बी अ मेजर 18+ होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है। और वो भी जो सेक्शन 14 की कैटेगरी है, ठीक है, फ्री कंसेंट, उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।